हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं। आज तक के सभी कंज्यूरिंग सीरीज मूवीज के एक्सप्लेनेशन एक साथ। इस सीरीज में कुल 4 फिल्में हैं: द कंज्यूरिंग 2, द कंज्यूरिंग, द डेविल मेड मी डू इट और द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, जिनकी कहानी हम आज ब्रीफ में जानेंगे। तो बिना देरी किए सीधे चलते हैं सीरीज एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत 1968 से होती है, जहां मशहूर डेमोनोलॉजिस्ट एड और लोरेन वॉरेन ने एनाबेल केस की जांच की, जिसमें डेबी और कैमिला नाम की 2 दोस्त थीं जो पेशे से नर्स का काम करती थीं। उनके पास एक गुड़िया थी, लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने बिना जाने एक आत्मा को गुड़िया में आने दिया, जिसने खुद को एनाबेल हिगिंस नाम की 7 साल की लड़की बताया, और जिसके बाद से ही उनके घर में हॉन्टेड घटनाएं होती गईं। वॉरेन ने बताया कि गुड़िया में कभी भूत नहीं आया था, ये सिर्फ एक शैतानी आत्मा के लिए एक जरिया थी, जिसका मकसद उन दोस्तों में से किसी एक के शरीर पर कब्जा करना था। जिसके बाद कहानी 3 साल बाद 1971 से होती है, जहां हम रोजर, उसकी पत्नी कैरोलिन पेरॉन और उनकी 5 बेटियों को देखते हैं: एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल, जो रोड आइलैंड के हैरिसविले में एक फार्म हाउस में रहने आते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली उनका कुत्ता सैडी घर के अंदर जाने से मना कर देता है, जिस पर वे ज्यादा ध्यान नहीं देते। परिवार को घर में एक बंद तहखाना मिलता है, जो थोड़ा अजीब था, लेकिन कुछ रातों में ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। घर की सभी घड़ियां सुबह 3:07 रुक जाती हैं। कैरोलिन हर सुबह एक नए चोट के निशान के साथ उठने लगती है, जिन पर वे ज्यादा ध्यान ही देते। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उन्हें सैडी आंगन में मरी हुई मिलती है। कैरोलिन और क्रिस्टीन दोनों का सामना एक इविल स्पिरिट से होता है। अगले दिन कैरोलिन वॉरेन्स से कांटेक्ट करती है, जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इस दौरान लॉरेन, जो एक क्लेयरवॉयंट है, देखती है कि एक इविल स्पिरिट परिवार से चिपक गई है, जिससे घर छोड़ने पर भी उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। सबूत इकट्ठा करने के लिए वे अपने असिस्टेंट ड्रू थॉमस और पुलिस ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन की मदद लेते हैं और घर के चारों ओर कैमरास और घंटियां लगा देते हैं। रिसर्च के दौरान वॉरेन्स को पता चलता है कि ये घर कभी बादशेबा शेरमैन नाम की एक चुड़ैल और शैतान पूजने वाली का था, जिसने 1863 में सुबह 3:07 पर अपने 1 हफ्ते के बच्चे की शैतान को बलि दे दी थी। जो बात जब वहां के लोगों को पता चला तो वे उसे पकड़कर मार डाले, लेकिन मरने से पहले उसने सभी को श्राप दिया था कि जो उसकी ज़मीन लेंगे वो उन्हें मार डालेगी। और तब से उस ज़मीन पर बने घरों में कई खून और सुसाइड की खबरें आने लगीं। खैर, तो इसी दौरान बादशेबा की इविल स्पिरिट ने कैरोलिन को पर पूरी तरह पजेस कर लिया है, जिसके बाद तहखाने में लॉरेन एक औरत की आत्मा को देखती है, जिसको बादशेबा की इविल स्पिरिट ने बहुत पहले पजेस किया था और उसे अपने बच्चे को मारने के लिए मजबूर किया था। और उसे एहसास होता है कि वो कैरोलिन को भी ऐसा ही करने पर मजबूर करेगी। वॉरेन ये नतीजा निकालते हैं कि उनके पास कैथोलिक चर्च से एक्सोर्सिज्म करने की इजाज़त है, लेकिन फादर गॉर्डन बताते हैं कि उन्हें मंजूरी सीधे वेटिकन से लेनी होगी, क्योंकि पेरॉन परिवार चर्च का सदस्य नहीं है। तभी बादशेबा की इविल स्पिरिट वॉरेन की बेटी जूडी पर हमला करती है, जो वॉरेन परिवार के लिए एक चेतावनी होती है, जिससे वे सभी दहशत में आ जाते हैं और इससे परेशान होकर और बचने के लिए पेरॉन परिवार एक मोटल में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन कैरोलिन, जिसे बादशेबा की इविल स्पिरिट ने पजेस कर रखा था, वो क्रिस्टीन और अप्रैल को मारने के लिए वापस घर ले जाती है। समय कम होने के कारण एड, लोरेन और ब्रैड किसी तरह कैरोलिन को एक कुर्सी से बांध देते हैं और एड खुद एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोलिन भाग जाती है और अप्रैल को मारने की कोशिश करती है। लोरेन उसे परिवार की याद दिलाती है, जिससे एक माँ की आत्मा उस इविल स्पिरिट से लड़ने लगती है, और ये मौका देख एड वो एक्सोर्सिज्म का काम पूरा कर लेता है और बादशेबा की इविल स्पिरिट को वापस नर्क भेज देता है। घर लौटने पर एड पेरॉन के घर से मिली हॉन्टेड म्यूजिक बॉक्स को अपने शापित चीज़ों वाले कमरे में रख देता है, जिन्हें उन्होंने पिछले केसों से इकट्ठा किया था। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। इस सीरीज की अगली कहानी है द कंज्यूरिंग 2, जिसकी शुरुआत 1976 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लोरेन वॉरेन से होती है, जहां वे लोग एमिटीविले हाउस में हुए खून की जांच करते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड डिफियो जूनियर द्वारा अपने पूरे परिवार को मारने और उसके बाद लुट्स परिवार के साथ हुई हॉन्टेड घटनाओं के लिए सच में कोई शैतानी ताकत जिम्मेदार थी या नहीं। एक सीएंस के दौरान
लोरेन को एक विजन आता है जिसमें वो एक शैतानी नन जैसी आकृति से मिलती है और देखती है कि एड को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है, जो लिंक था नन सीरीज का। खैर, तो 1 साल बाद लंदन के एनफील्ड इलाके में हॉजसन परिवार के घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जब 4 बच्चों में दूसरी सबसे बड़ी बेटी जेनेट एक ओइजा बोर्ड से खेलती है। जेनेट नींद में चलती है और एक गुस्से वाले बूढ़े आदमी की आत्मा से बात करती है। जब मीडिया परिवार का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है तो जेनेट पर उस बूढ़े आदमी बिल विल्किंस का कब्जा हो जाता है, जो पहले उस घर में रहता था और वहीं मरा था। वॉरेन से ये साबित करने के लिए कहा जाता है कि क्या जेनेट पर शैतानी कब्जा एक धोखा है या सच। लोरेन इस डर से कि एड की मौत का उसका विजन सच ना हो जाए, उसे उस शैतानी नन का एक और विजन आता है जिसमें वो शैतान अपना नाम बताता है, जिससे लोरेन बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोशी की हालत में भी वो उस शैतान का नाम अपनी बाइबल पर खरोंच देती है। हॉजसन के घर में रहते हुए एड और लोरेन इस केस की सच्चाई जानने के लिए मॉरिस ग्रॉस और अनीता ग्रेगरी जैसे दूसरे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से सलाह लेते हैं। ग्रेगरी उन्हें जेनेट के जानबूझकर किचन तोड़ने का वीडियो सबूत पेश करती है, जिससे भूत प्रेत वाली बात झूठी साबित हो जाती है। ये तय न कर पाने पर कि भूत प्रेत सच में है या परिवार फेम के लिए झूठ बोल रहा है, एड और लोरेन चले जाते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि विल्किंस की आत्मा सिर्फ एक मोहरा है, जिसे असली शैतान नन कंट्रोल कर रही है, जो जेनेट की हिम्मत तोड़ना चाहती है। नन ने लोरेन की शक्तियों को ब्लॉक कर दिया था। वो कपल जल्दी से हॉजसन के घर लौटता है और देखता है कि जेनेट पर भूत सवार है। वो खिड़की पर खड़ी है और सुसाइड करने वाली है। एड जेनेट को पकड़ लेता है, लेकिन खुद भी गिरने वाला होता है। आंगन में एक पेड़ पर बिजली गिरती है और वो ठूंठ बन जाता है, वही ठूंठ जो लॉरेन के विजन में एड को चुभ गया था। लॉरेन को वो बाइबल मिलती है जहां उसने उस डीमन का नाम वैलाक लिखा था। वो डीमन को उसके नाम से बुलाती है, उस पर काबू पाती है और उसे वापस नर्क में भेज देती है। जेनेट भूत के चंगुल से आज़ाद हो जाती है और लॉरेन उसे और एड को सुरक्षित जगह पर ले आती है। घर लौटने के बाद एड अपने और लोरेन के कलेक्शन में एक चीज़ और जोड़ता है, पैगी के सबसे छोटे बच्चे का एक हॉन्टेड क्रूक्ड मैन जॉयट्रॉप खिलौना, जिसे वो अप्रैल पेरॉन के म्यूजिक बॉक्स और एनाबेल डॉल के बगल में रख देता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उन्नीस में डेमोनोलॉजिस्ट एड और लोरेन वॉरेन ने 8 साल के डेविड ग्लैडजेल के एग्जॉर्सिज्म की घटना को डॉक्यूमेंट किया था, जिसमें उसका परिवार, उसकी बड़ी बहन डेबी, उसका बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन और फादर गॉर्डन ब्रूकफील्ड कनेक्टिकट में मौजूद थे। छोटे लड़के को बचाने की कोशिश में आर्ने ने शैतान को डेविड के बजाय अपने शरीर में आने के लिए बुलाया। एड ने देखा कि शैतान आर्ने के अंदर घुस गया। ठीक उसी समय शैतान की वजह से एड को हार्ट अटैक आ गया। कुछ दिन बाद जब एड को हॉस्पिटल में होश आया तो उसने बताया उसने देखा था कि डेमन आर्ने के अंदर घुस गया था। एक शैतानी चीज़ के उस पर हमला करने का वहम होने के बाद आर्ने अपने मकान मालिक को 22 बार चाकू मारकर मार डालता है। वॉरेन के सपोर्ट से उसका केस पहला ऐसा अमेरिकन मर्डर ट्रायल बन जाता है जिसमें बचाव के तौर पर डिमोनिक पोजेशन का दावा किया जाता है। वॉरेन को ग्लैडजेल के घर में एक चुड़ैल का टोटम मिलता है, जिसके जरिए एक शैतानी श्राप दिया गया था। कैस्टनर, जो पहले एक पादरी थे और जिन्होंने डिसिपल्स ऑफ द रैम कल्ट की स्टडी की थी, उन्हें बताते हैं कि एक ओकल्टिस्ट ने जानबूझकर वो टोटम छोड़ा था, जिससे ग्लैडजेल और डेविड पर श्राप पड़ा और डेविड के अंदर डीमन आ गया। जब वॉरेन को पता चलता है कि मैसाचुसेट्स के डैनवर्स के डिटेक्टिव्स को कैटी लिंकन की मौत के मामले में एक ऐसा ही टोटम मिला है, जिसे भी 22 बार चाकू मारा गया था, तो वे वहां जाते हैं। वो टोटम उन्हें केटी की दोस्त जेसिका के घर पर मिला था, जो अब गायब है। लॉरेन को एक विजन में पता चलता है कि जेसिका ने भूत के असर में आकर केटी को मारा था और फिर खुद भी कूदकर जान दे दी थी, जिससे डिटेक्टिव को उसकी लाश मिल जाती है। वो ये भी देखती है कि वो ओकल्टिस्ट आर्ने को खुदकुशी करने के लिए उकसा रही है, लेकिन वो उसे रोक देती है, जिससे ओकल्टिस्ट को वॉरेन की मौजूदगी का पता चल जाता है। स्ट्रेगेरियन जादू टोने की एक किताब में लिखा है कि श्राप हटाने के लिए जादूगर की वेदी को नष्ट करना होगा। एड पर तब श्राप का असर होता है जब वॉरेन के घर में एक टोटम मिलता है। वो लगभग लॉरेन को चाकू मार ही देता, लेकिन उनका असिस्टेंट ड्रू उसे रोक देता है। कैस्टनर बताता है कि वो जादूगर असल में उसकी बेटी इसला है। उसने कैथोलिक चर्च में पादरी के ब्रह्मचर्य की शर्त का उल्लंघन करते हुए उसे चुपके से पाला था। जैसे जैसे वो जादू टोने पर रिसर्च करता गया,
इसला को भी इसमें दिलचस्पी होने लगी और वो एक जादूगर बन गई। वो लॉरेन को घर के नीचे सुरंगों में ले जाता है जहां उसकी वेदी होती है, लेकिन इसला उसका राज बताने के लिए अपने ही पिता को मार देती है। फिर वो एड और अर्ने को श्राप देती है, जिससे एड लॉरेन को मारने की कोशिश करता है और अर्ने खुद को मारने की कोशिश करता है। जब लॉरेन उसे उनके प्यार की याद दिलाती है तो एड होश में आ जाता है और गुस्से में वेदी को नष्ट कर देता है, जिससे अर्ने भी बच जाता है। श्राप पूरा न कर पाने के कारण इसला को वो डीमन मार देता है जिसे उसने बुलाया था। आखिरी सीन में एड उस कप को वेरेंस के आर्टिफैक्ट रूम में वेलक पेंटिंग और एनाबेल डॉल के साथ रख देता है। दूसरी तरफ आर्ने को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया जाता है और उसे 5 साल की सज़ा होती है और वो जेल में ही डेबी से शादी कर लेता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उन्नीस में प्रेग्नेंट एड और लोरेन वॉरेन एक क्यूरियो शॉप में एक पुराने आईने से जुड़ी भूतिया घटना की जांच करते हैं। एक एंटिटी और अपने अजन्मे बच्चे का विजन देखकर लोरेन बेहोश हो जाती है और उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। एड लोरेन को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। हालांकि लोरेन की प्रार्थनाओं से बच्चा जिंदा हो जाता है, जिसका नाम वो जूडी रखती है। 22 साल बाद स्मर्ल परिवार वेस्ट पिट्सटन, पेंसिल्वेनिया चला जाता है। जैक और जेनेट स्मर्ल अपने 4 बेटियों डॉन, हीदर और जुड़वां बच्चे कैरन और शैनन और अपने कुत्ते साइमन के साथ जैक के माता पिता मैरी और जॉन के साथ घर शेयर करते हैं। हीदर की कन्फर्मेशन सेरेमनी के लिए जॉन उसे एक पुराना आईना गिफ्ट करता है। डिनर के दौरान किचन की छत की एक लाइट अचानक नीचे गिर जाती है, जिससे हीदर बाल बाल बच जाती है। एड की बिगड़ती हार्ट कंडीशन की वजह से वॉरेन कपल इन्वेस्टिगेशन से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन लेक्चर देना जारी रखते हैं, जिनमें अब बहुत कम लोग आते हैं। डिनर करते समय जूडी, जो साइकिक विजन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो गई है, वो टीवी पर एक एपिसोड को देख घबराने लगती है। जूडी के बचपन में बनाई गई एक राइम का इस्तेमाल करके लोरेन उसे शांत करती है और उसे याद दिलाती है कि वो हमेशा खुद को सुपर नेचुरल चीजों से दूर रखे। दूसरी तरफ डॉन और हीदर उस शीशे को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार को 3 एंटिटी हॉन्ट करती रहती हैं, जिनमें एक बूढ़ी औरत, एक जवान औरत और एक आदमी जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है होते हैं। थके हारे परिवार वाले मदद की उम्मीद में अपनी कहानी प्रेस के साथ शेयर करते हैं, जिससे फादर गॉर्डन का ध्यान उनकी ओर जाता है। एड की बर्थडे पार्टी के दौरान जूडी का बॉयफ्रेंड टोनी जूडी को प्रपोज करता है, जिसे वो मान लेती है। वॉरेन की मदद न मिलने पर फादर गॉर्डन स्मर्ल्स की मदद के लिए स्क्रैंटन के डायोसीज जाते हैं। डायोसीज में डीमन गॉर्डन पर हमला करता है और उसे सुसाइड करने के लिए उकसाता है। फादर गॉर्डन के फ्यूनरल में जूडी को एक विजन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो स्मर्ल्स के घर में हो रही भूतिया घटनाओं की जांच करते समय मरे थे। वो चुपके से जांच करने के लिए पेंसिल्वेनिया चली जाती है और लॉरेन को एक विजन आता है जो उसे जूडी के बारे में चेतावनी देता है। एड, लोरेन और टोनी को स्मर्ल्स के पास ले जाया जाता है और जूडी अपने हिचकिचाते माता पिता को मदद करने के लिए मना लेती है। लोरेन को पता चलता है कि तीनों आत्माएं एक ऐसे पति की हैं जिसने अपनी पत्नी और उसकी मां को मार डाला था, लेकिन उन्हें एक शैतान कंट्रोल कर रहा है। शैतान जूडी को बहला फुसलाकर अटारी में ले जाता है, जहां उस पर हमला होता है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। एड और लोरेन को वो शीशा मिलता है और उन्हें एहसास होता है कि ये वही शैतान है जिससे उनका सामना पहली इन्वेस्टिगेशन में हुआ था। ये पक्का होने पर कि शैतान जूडी का पीछा कर रहा है, वे शीशे को वापस अपने घर ले जाने का फैसला करते हैं, जहां उसे कंट्रोल किया जा सके। जैसे ही एड, जैक और टोनी शीशे को घर से हटाने की कोशिश करते हैं, जूडी अचानक बीमार पड़ जाती है और वे उसे घर से हटाने में नाकाम रहते हैं। एंटिटी जूडी के शरीर में घुस जाता है और एड को हार्ट अटैक आ जाता है, जबकि लॉरेन पर बेसमेंट में हमला होता है। टोनी लॉरेन को बचाता है और एड ठीक हो जाता है। जूडी अटारी में खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन एड उसे बचा लेता है। लॉरेन फिर से प्रार्थना करके जूडी को होश में लाती है और एंटिटी उन पर हमला करता है। एड शीशे से भूत को नहीं निकाल पाता और लॉरेन तय करती है कि वो जूडी को अपनी साइकिक शक्तियों को अपनाने के लिए कहेगी। जूडी की मदद से और सेंट माइकल की प्रार्थना पढ़कर वॉरेन कपल शीशे को नष्ट कर देते हैं। स्मर्ल परिवार बिना किसी और भूतिया घटना के 3 साल और उस घर में रहता है और शीशे के बचे हुए टुकड़े वॉरेन के ऑन्कल्ट म्यूजियम में रखे जाते हैं। कुछ समय बाद जूडी अपनी शादी में टोनी के साथ एड के साथ गलियारे में चलती है। शादी की पिछली रात एड और लोरेन एक दूसरे को गले लगाते हैं
और लॉरेन अपने भविष्य के बारे में एक विजन शेयर करती है और उस शांतिपूर्ण जिंदगी को जीने के लिए एक्साइटेड होती है जो वे हमेशा से चाहते थे, जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।